क्या बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को हरा देगी? साम दाम दंड भेद, वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हैं नेशनल दस्तक पर बख्तरबंद गाड़ियां उतारी गई है। सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स, इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं हुआ था। ममता बनर्जी ने कहा है कि झालमुड़ी वाला जो था वो भी नकली था, वहां स्पीकर लगाया गया था। बात तो है कि उसमें आवाज साफ साफ कैसे आ रही है। और बिहार वाले राजा चौधरी ने इसी पर कॉमेडी बनाया है कि जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाए वही बोलो। जो कॉमेडियन नेताजी हैं वो जाके पूछते हैं कि कैसे है झालमुड़ी, तो कहता है 500 और 1000। 10 रुपए का झालमुड़ी कहाँ मिलता है भाई? ये तो बड़ा सवाल है। अभी भी, अब तो ट्रेन में भी, मैं अभी ट्रेन से सफर कर रहा था भागलपुर से पटना, तो मैंने झालमुड़ी का दाम पूछा तो उन्होंने कहा कि सर 20 रुपए से कम का झालमुड़ी ट्रेन में नहीं आ रहा है। तो खैर, दाम तो एक अलग बात है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमित शाह ने डेरा डाल दिया है, इस पर ही बात करेंगे। बंगाल में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, और सारे पत्रकार वहां पहुंच गए हैं। तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तारिक चंपानी ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है। वहीं खड़गे साहब जो शेड्यूल कास्ट कमेटी से आते हैं, उन्होंने मोदी के बारे में एक शब्द कहा जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि ये तो मोदी जी का अपमान है। मीडिया लिखेगा विवादित बयान। जब भी कोई दलित पिछड़ा पलटवार करेगा तो उसको विवादित बयान। सवाल है कि जब एक दानिश अली को, जो सांसद थे, उनको एक सांसद ने आतंकवादी कहा था संसद में, सरेआम जो संघी लोग हैं वो मुस्लिम समाज के आरोपियों को भी आतंकवादी कह देते हैं। क्या वो विवादित नहीं है? ये भाषा क्या किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सवाल है कि इस देश में हमेशा से आदिवासियों को नक्सलवादी, मुसलमानों को आतंकवादी और पिछड़ों को उग्रवादी कौन लोग कहते हैं? ये भाषा बनाया किसने? ये लोग लिखते कौन है? कौन अखबार में है? कौन टेलीविजन पर है? उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और राहुल गांधी ने आज उन तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है जो गिरफ्तार हुए थे। जो एक जो गलगोटिया वाला प्रकरण याद है, मेड इन चाइना को मेड इन भारत बता दिया था, उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी, राहुल गांधी ने उनको बैकअप किया है और राहुल गांधी उनसे लगातार मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी की मुश्किलें गुजरात में बढ़ रही है। संजय सिंह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। लोकल बॉडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है और आम आदमी पार्टी ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोचिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल क्या बीजेपी से गुजरात में बदला लेंगे? ये बड़ा सवाल है। अगर पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां गठबंधन हो जाता तो बीजेपी के साथ खेल हो जाता। तो ये तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आज सबसे पहले बात बंगाल की। अगर आप हमारे बंगाल से दर्शक हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्या ममता बनर्जी हार जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखे तो उन्होंने लेफ्ट को हराया था, उसके बाद से वो सत्ता में है। और ममता बनर्जी जो है वो चौथी बार सत्ता में आने के लिए जो है वो ताल ठोक रही हैं। ये अलग बात है कि वो अकेले हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि ममता बनर्जी के लिए, एक मैं सर्च कर रहा हूं, एक तो 2 चरणों में वहां मतदान है। कल वोट डाले जाएंगे वहां पहले चरण में। ममता बनर्जी के पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण में 29 को वोटिंग है। 4 मई को नतीजे आएंगे। ठीक उसी तरह से 71 साल की ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी जो है वो लगातार 3 बार से वहां मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। और अभिषेक बनर्जी जो है वो भी लगातार पार्टी को चला रहे हैं। उन्होंने अमित शाह पर कुछ तीखे बयान भी दिए थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अमित शाह ने उसको अपना जो है प्रेस्टीज इशू बना लिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोचिए सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये तो सच है कि बंगाल में जो है वो बड़ी ताकत है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। तो सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में की थी, उसके बाद से लगातार पार्टी जो है वो सत्ता में है और 2011 से लेकर 21 नंदीग्राम असेंबली सीट से वो चुनाव लड़ती रही हैं। 2021 में वो चुनाव हार गई थी नंदीग्राम से। लेकिन इस बार क्या होगा, ये बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। चीफ मिनिस्टर, सोचिए 2011 में चीफ मिनिस्टर बनी है
और ये उनका चौथा टर्म होगा अगर वो इस बार चीफ मिनिस्टर बनती है तो 11 से वो 16 रही, 16 से 21 रही, 21 से वो 26 रही हैं। तो तीसरा टर्म वो जीत चुकी है। बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्या बीजेपी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी को हरा देगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से वहां चुनाव आयोग 90 लाख लोगों के वोट कटे हैं, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा जो खेल हुआ था संसद में परिसीमन वाला, जिसको महिला बिल में लपेट कर लाया गया था, कहा जा रहा है कि बंगाल में महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी से अलग नहीं हो पा रही हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल राज करने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि महिलाओं का वोट उनके साथ इंटैक्ट था। यहां तक कि उन्होंने जो बच्चियों को स्कूल कॉलेज में जो साइकिल दिया, स्कॉलरशिप दिया था, तो महिला वोट मतलब आधी आबादी, पहले इस तरह से कभी देखा नहीं जाता था राजनीति को। तो महिलाओं के वोट को लेकर अब ये प्लानिंग है कि ममता बनर्जी से कैसे निकाला जाए उनको। लेकिन ममता बनर्जी के लोकसभा सांसद बहुत सारी महिलाएं हैं, वो खुद महिला हैं, क्या वो वोट, लेकिन एक और बात है, वहां कांग्रेस अलग लड़ रही है और लेफ्ट भी अलग लड़ रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि जो वहां कुलीन ब्राह्मण है और कुलीन कायस्थ समाज के लोग हैं, वो अभी भी लेफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो लेफ्ट जो वोट काट रहा है वो हिंदू वाला वोट काट रहा है। मुस्लिम समाज का जो वोट है वो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है और कहा जा रहा है कि लगभग 30% के करीब मुस्लिम वोट हैं वहां। लेकिन जो हिंदू वोट जिसको कहा जा रहा है उसमें जो कुलीन वर्ग है, जैसे जनरल कैटेगरी के लोग, देश के बाकी हिस्सों में आप केरल को अगर छोड़ दीजिए तो वोट करते हैं बीजेपी को, यूपी, बिहार, खासकर हिंदी पट्टी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जनरल कैटेगरी के लोग। बंगाल में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका वोट लेफ्ट की तरफ भी जाता है। वहीं कांग्रेस जितना वोट उतना डेंट नहीं कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो सवाल है कि ममता बनर्जी का क्या होगा, क्या वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी। लेकिन अमित शाह ने कहा जा रहा है कि वहां डेरा डाल दिया है। मैथिली ठाकुर, निशिकांत दुबे, उनके सारे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री सारे बीजेपी के वहां हैं। संसाधन की और कमी तो नहीं है बीजेपी के पास, ये सब हम लोग जानते हैं। तो पूरे देश की नजर होगी। अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है उसके बाद अब सबका भरोसा हिल जाएगा। केरल में वोटिंग हो चुके हैं, असम में वोटिंग हो चुके हैं, तमिलनाडु में तो खैर कुछ है नहीं संभावना। तमिलनाडु में तो बीजेपी 27 सीट पर ही लड़ रही है। लेकिन सारा जो फोकस है, सारा जो ध्यान है वो बंगाल पर है। सवाल है कि वहां जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स की मीटिंग हुई, एक पैरामिलिट्री के अधिकारी ने जिस तरह से एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, बाद में जिस तरह से मीटिंग की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां उतारी गई हैं, एसआईआर में 90 लाख वोट काटे हैं, 400 से ज्यादा करीब अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ममता बनर्जी जो है वो इसको कर सकते हैं कि वो वाटरलू की युद्ध, मतलब बहुत कठिन युद्ध है उनके लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि चुनाव भी मैं जीतूंगी और 2026 में ही नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री का पद है वो भी चला जाएगा। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है बंगाल में इस बार, तो वो बड़ी ताकत के तौर पे केंद्र की तरफ आएंगी। और पिछली बार जो नीतीश कुमार को लेकर जो गलती हुई थी, वो गलती इस बार विपक्ष नहीं दोहराएगा, क्योंकि अब सबके दूध मुंह से जले हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तमाम, पिछली बार अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। राहुल गांधी के साथ क्या क्या हो रहा है, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी एक बड़ी कड़ी थी जो लगातार दोनों तरफ से बैटिंग करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बार जो वहां चल रहा है बंगाल में, सोचिए, उनके भतीजे ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमित शाह एक बाप के बेटे हैं तो 4 मई के बाद वो बंगाल में रुक के दिखाए, इस तरह की भाषा थी। मतलब ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी जो है, मैं भी अभी कोलकाता गया था, वहां जो मतुआ समुदाय, जो शेड्यूल कास्ट वोटर है, वो बीजेपी से बहुत नाराज है। उन पर बीजेपी का फोकस था। मंडल वोट, जो ओबीसी का बड़ा कोर वोट है, मंडल वोट, शुभेंदु अधिकारी, जो ओबीसी पर वहां बीजेपी की नजर है। वहां चूंकि एससी एसटी ओबीसी को लेकर काम नहीं हुआ है, लेकिन बाबा साहेब की जागरूकता आई है और सोशल मीडिया ने वहां एससी एसटी ओबीसी को जागरूक किया है। तो जो हिंदू मुस्लिम करने की बीजेपी ने 3 बार कोशिश की थी, उसके बावजूद भी उसे नतीजे नहीं निकले। इस बार हिंदू मुस्लिम वहां नहीं हो रहा है, ये तय है। और तभी बंगाल में मछली लेके बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर मछली खा रहे हैं।
तो हिंदू मुस्लिम वाला तो मामला वहां चल नहीं पाया इस बार, क्योंकि SC ST OBC के लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जो 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 खेप है वो वहां तक पहुंची है। बस एक समस्या है कि वहां जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का नहीं है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी जरूर है। लेकिन वो बीजेपी से बहुत संतुष्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। वहां बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अगर शुभेंदु अधिकारी को वो मुख्यमंत्री घोषित करके चलते तो फिर उनको फायदा हो सकता था। जैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाए, मध्य प्रदेश में OBC, बिहार में OBC मुख्यमंत्री दिया है। अगर वहां वो घोषित कर देते कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा, तो OBC का या शुभेंदु सरकार या शेड्यूल कास्ट के, ये बड़ी बीजेपी से चूक है। अगर बीजेपी के लोग देख रहे हो, खासकर जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में मतुआ समुदाय है, बड़ी आबादी है उनकी, अगर उनका कैंडिडेट ये मुख्यमंत्री, ऐसे भी बीजेपी के गुलदस्ते में कोई शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये एक बड़ा फायदा हो सकता था। बीजेपी के पास खैर बहुत प्लानर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ममता बनर्जी उतनी भी हारती हुई नहीं दिख रही, अभी कोई कह नहीं सकता है। तो बंगाल में पूरे देश की नजर है। आपको तमिलनाडु ले चलते हैं। तमिलनाडु में भी 23 तारीख को कल वोटिंग होगी। तमिलनाडु में जो पेरियार की राजनीति है, और वहीं पर खड़गे साहब ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए। बीजेपी के लोग नाराज हैं, टीवी वाले विवादित बयान लिख रहे हैं। सवाल है कि किसी को भी बिना दोषी साबित किए हुए आतंकवादी या नक्सलवादी कहना या उग्रवादी कहना क्या सही है? फिर आप ट्राइबल को क्यों नक्सलवादी का ठप्पा लगा देते हैं? कोई ट्राइबल पकड़ा भी गया, भारत का जस्टिस सिस्टम कहता है कि अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो लोअर कोर्ट से भी सजा हो गई, तो भी आप कह सकते हैं। जब तक सजा नहीं होती है किसी को आतंकवादी, उग्रवादी या नक्सलवादी आप नहीं कह सकते हैं, जब तक कोर्ट सजा न दे दे। लोअर कोर्ट से सजा होने के बाद भी उसके पास मौका है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट से भी अगर वो बरी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन भी डाल सकता है। ये भारत का जो लीगल सिस्टम है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आतंकवादी शब्द कहना अगर खतरनाक है, तो उन तमाम लोगों को जो जातिवादी लोग, जो आदिवासियों को नक्सलवादी कह देते हैं, दलित पिछड़ों को उग्रवादी कह देते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, इस पर तो रोक लगना चाहिए। टीवी में जो बैठे लोग हैं वो तो गिरफ्तारी के साथ ही अगर मुसलमान है तो आतंकवादी, कोई SC आदिवासी है तो अब तो अगर आप बीजेपी के खिलाफ है, RSS के खिलाफ है, तो भी आपको अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा, सीधे नक्सली। तो खैर, अगर आप खड़गे साहब के बयान की निंदा कर रहे हैं तो फिर बाकी लोग की बयान की भी निंदा कीजिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बंगाल पर पूरे देश की नजर है। ममता बनर्जी अकेले ताल ठोक रही हैं, उनके साथ उनका भतीजा है, और बीजेपी ने सब कुछ लगा दिया है। लेकिन अभी भी वहां के जो लोगों का फीडबैक है कि वहां जो जनरल कैटेगरी का वोट है वो बीजेपी को नहीं मिल रहा है। और OBC और शेड्यूल कास्ट का वोट पिछली बार की तुलना में, पिछली बार लगभग 80 स्कोर किया था बीजेपी ने, तो पिछली बार की तुलना में जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहां सामाजिक आंदोलन भी पहुंचा है, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो SC ST OBC के लोग वहां भी बीजेपी से नाराज हुए। तो बीजेपी एक तीर से दो निशाना तो नहीं कर सकती। आप SC ST OBC, अगर वहां किसी शेड्यूल कास्ट को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता तो बड़ा फैक्टर लीड मिल सकता था, या OBC को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए तो भी लीड ले सकती है बीजेपी। लेकिन वहां इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। वहीं ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट है। जनरल कैटेगरी में जो हिंदू जिसको ये लोग कह रहे हैं, तो वहां कायस्थ समाज का वोट या ब्राह्मण समाज का वोट वो लेफ्ट के पास भी जाता दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन पूरे देश की नजर है और जो भी होगा राजनीति बदल जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री 2026 के बाद नहीं रह पाएंगे नरेंद्र मोदी। तो व्यक्तिगत भी पूरा मामला हो गया। वहीं तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। महिला बिल पर जो पूरा खेल चला परिसीमन के लिए, डिलिमिटेशन के लिए, तो बंगाल में उसका कितना फायदा होता है ये तो तय नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में अब शायद ही कभी बीजेपी आ पाए, क्योंकि अब उसके लिए जो थोड़ी बहुत संभावना थी बेंगलोर में, वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में कुछ नहीं हो सकता है। उसका डिलिमिटेशन वाला मामला दक्षिण भारत के राज्यों ने पर्सनल मामला बना लिया, और अगर ये मामला और तूल पकड़ता तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी हावी हो सकते हैं। वहीं बिहार का खजाना खाली है। सोचिए, 12,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार लोन लेने जा रही है, और नीतीश कुमार ने कहा है अपने विधायकों की कि मैं हूं ना। कई मायने हैं इसके। बस 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आने दीजिए। असम,
और बंगाल के नतीजों पर देश भर की नजर है। केरल और तमिलनाडु के नतीजों को लेकर बहुत लोग प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, लगातार आपको नेशनल दस्तक पर हम अपडेट देते रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।